कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात, उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हकीकी आज़ादी मार्च सही मानों में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम होगा, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था। दिल मुतमिन है कि आपका फैसलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे, आज भी उनसे पस पर्दा क्यों मिलते। आज के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी। DGISI आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च बिलाखिर लाहौर से शुरू हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। आज उन्होंने जो अपना पहला खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं सियासत के लिए नहीं, साथ ही कहा इंतखाब के लिए भी नहीं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। जबकि पहले अगर आप देखें तो मुसलसल इसी बात की रट थी कि मुझे अर्ली इलेक्शंस चाहिए। उनके सारे लीडर्स ये कहते हैं कि जो हुकूमत है, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, वो इलेक्शन से भाग रही है और हम इलेक्शंस चाहते हैं। आज खान साहब ने कहा जी इलेक्शन भी नहीं चाहिए, सियासत भी नहीं चाहिए, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, मैं हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता हूँ अपनी कौम को। किस चीज़ से आज़ादी दिलाना चाहते हैं उसके हवाले से उन्होंने बात नहीं की। लेकिन अगर हम इस सारे सिलसिले को कल के बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट से जोड़ें, जहाँ पे हमने पहली बार मुल्क की जो स्पाई एजेंसी है ISI, उनके DG को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना पड़ा इमरान खान साहब की तरफ से, जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जैसे इदारे को मुतनाज़ बनाया जा रहा था। कल हमने ये सुना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने आके कहा कि हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं देंगे। आज खान साहब मज़ीद सख्त लहजे में बोले, मज़ीद जारहाना नज़र आए, दोबारा से बात की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज़म स्वाति साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं कुछ हाजिर सर्विस अफसरान पे। और आज इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से ये कहा कि आप इन दो अफसरों को बदलें, वो आपको बदनाम कर रहे हैं। तो खान साहब ख़ुद क्या कर रहे थे, जो DGISI का भी हमने साउंड बाइट चलाया, उसमें आपने सुना कि खान साहब जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते रहे हैं। तो खान साहब के मकासद हैं क्या लॉन्ग मार्च के, हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहस बड़ी सानवी है। कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, आने का प्लान क्या है, आने के बाद क्या करेंगे। हुकूमत बारहा इस बात पे रीइटरेट करती हुई नज़र आती है जी कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे, किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं होगी। अब जब हम अपने ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो कंटेनर्स जो थोड़े से साइड पे थे, अब वो बिल्कुल ऐसे हैं, बीच में से मुश्किल से एक गाड़ी निकलती है, तो लगता है इस्लामाबाद कंटेनर्स का शहर बन जाएगा। खान साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन पर नज़र रखें, हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन इन सारे मामलात में फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा साजिशी मौजूद है इमरान खान साहब की सफ़ों में जो इस मार्च में लाशें और खून और जनाजे चाहता है। तो मामला गंभीर है। अब देखते हैं कि इसका आइंदा की सियासत पर सारी चीज़ों का, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आज की लॉन्ग मार्च का असर क्या होने वाला है। ये बहुत ही एमिनेंट एक क्वेश्चन है जो हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं उनके सामने रखेंगे जी। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तजियाकार ज़मीर हैदर साहब। बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तजियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत सीनियर और हमारे उस्तादों में नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। खान साहब क्या मकासद ले के इस्लामाबाद की तरफ चले हैं? आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मुझे सियासत भी नहीं चाहिए, इंतखाब भी नहीं चाहिए, मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए। क्या मकसद है आपकी नज़र में? बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्राउड भी अच्छा है, लेकिन मकसद होगा क्या? जो मकासद हैं वो तो बयान कर रहे हैं, और मकासद की जो एजेंडा है वो बढ़ रहा है, और उनकी उनकी जो जो वो है डिमांड है वो भी बढ़ रही है, और उनका दायरा कार भी बढ़ रहा है, और वो अपने चीज़ें बढ़ाते चले जाएंगे और अपने मुतालबात को भी बहुत आगे चले जाएंगे। और ये नहीं है कि किसी एक बात पर खड़े होंगे,
वो असल में तो इलेक्शन कराने के से नीयत से निकले हैं, और इन्होंने जो है अप्रैल से ये कहना शुरू किया है कि मुझे इलेक्शन चाहिए। अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब गुजर गए हैं, और ये 8 महीने लगते हैं तकरीबन ये गुजरे हैं। और उसके बाद जो है अभी इस साल के 2 महीने बाकी हैं और आगे 8 महीने बाकी हैं। ये कहते रहेंगे, इलेक्शन हो ना हो, ये कहते रहेंगे डेट दो, डेट दो, डेट दो, डेट दो, ताकि ये माहौल बना रहे जिस माहौल के लिए ये इन्होंने वो जो है एक बयानिया बनाया है। असल बात यह है कि जिस तरह से इनकी परवरिश की गई, जिस तरह से इनको पाला गया, जिस तरह से इनकी निगहदाश्त की गई, जिस तरह इनकी साख्तों पर बर्दाश्त हुई है, वो उन बातों को जब तक के आप सामने नहीं लाएंगे, दूसरा बयानिया आपका चलेगा नहीं। आपको अपनी उन सफ़ों में भी देखना होगा, सियासी लोगों को भी और गैर सियासी लोगों को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। अगर आपसे गलतियां हुई हैं, ये चीज़ें हुई हैं, वो ओन करें। आज बताएं कि आपने इनको लॉन्च किया था, आप इसको लाए थे 22 साल पहले, 24 साल पहले या 26 साल पहले, इनको लाया किस मकसद के लिए किया था, और क्या इनको एजेंडा क्या दिया गया था। आज तो हमें ये लग रहा है कि हमारी बहुत सी चीज़ें दाव पर लगी हुई हैं, और ये जो माहौल बन रहा है उसमें हमें कोई और चीज़, ये जैसे कह रहे हैं ना, मुझे वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें ये जोग्राफिया पूरे का पूरा सही सलामत चाहिए। हमें पाकिस्तान का वाखान से तुफ्तान तक, जीवनी तक, हमें एक एक इंच जो है इसका महफूज चाहिए। हमें खदशात ये हैं कि इस मुहिम जोई के पीछे कोई और एलिमेंट ना हो। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई और एलिमेंट हो सकता है? मीर हैदर साहब, आपको क्या लग रहा है कि कल की जो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आज खान साहब ने उसका जवाब भी दे दिया। कल लग रहा था, बहुत सारे लोग हुकूमती ये दावा कर रहे थे कि खान साहब का जो बयानिया है वो एक बार फिर दफन हो गया, मतलब कई बार वो दावा कर चुके हैं, लेकिन आज खान साहब उतने ही एग्रेसिव अंदाज में हमें नज़र आए बात करते हुए। देखिए, ये अब तीसरा दिन था एक्चुअली, कल नहीं, परसों जो था फैसल वाडा से एक कहानी शुरू हुई, उसके बाद कल बड़ी अहम एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि शायद आपने मेंशन भी किया कि हम शायद कभी, मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा 30 साल के कैरियर में कि कभी DGISI इस तरह डायरेक्टली आके मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जवाब दें या ना दें। और उसके बाद फिर आज इमरान खान साहब ने थोड़ा सा रेस्ट्रेन अपने आप पे रखा कि उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं उस लेवल पे चला जाऊं, बातें मुझे भी बहुत पता है, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनको इदारों की तौकीर का ख्याल है, अपने मुल्क की सलामती का ख्याल है। अब तंजीला, दिलचस्प बात यह है कि हम अगर थोड़ा अर्सा पीछे जाएं तो हमें पता लगता है कि जनाब स्टेट सीक्रेट्स हैं, जो आपकी हाई अप्स की मुलाकातें होती हैं या जो भी बातें होती हैं उनको आपने पब्लिकली शेयर नहीं करना होता। जिस तरह हालांकि वो इमरान खान साहब पावर में नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी अंधेरे में जाके मिले आर्मी चीफ से, और अभी तक उसकी, जिस तरह अभी DGISI ने भी कहा कि आप पहले ये कहते रहे कि तारीफों के पुल, उसके बाद मीर जाफर और गद्दार, और उसके बाद फिर रातों को भी मिलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक्सटेंशन भी ऑफर की, ताहयात एक्सटेंशन। अब ये इस बात पे देखें, बात ये है कि अगर ये ऑफर की, मैं कल सुन रहा था इमरान खान साहब ने, उन्होंने मतलब ये नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई ये किया, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये कहा था कि अगर वो लोग आपको कोई ऑफर कर रहे हैं तो मुझे भी बता दें, तो मतलब वी कैन मैच दैट ऑफर। इट्स लाइक वो पोकर गेम नहीं जैसे चल रही, बार्गेन। तो ये मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि ये बात पब्लिकली आके करनी नहीं चाहिए थी टेक्निकली, क्योंकि जब आप आपके ऊपर आपकी एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन में रहते हुए आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप अगर ख़ुद भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो आप टेक्निकली, मैं समझता हूं कि हमारे कुछ रूल्स हैं जिसके तहत आपको कोई भी गुफ्तगू पब्लिक नहीं करनी होती अनटिल एंड अनलेस आप उनसे कंसेंट लें, या वो इट्स इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात हो तो उसमें कंसेंट का तो जिक्र हुआ था कि हमने इजाजत ली है और हमने बताया कि हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बात आप वो जाके पब्लिक में करते हैं जो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। अब यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके साथ एक बात एट्रीब्यूट करके आपने कर दी, यही हुआ है ना।
तो बात यह है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट या किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। आप कहते हैं कि वी आर ए पॉलिटिकल, हम सियासी नहीं हैं, और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ज़्यादा देर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इनके राइट साइड पे अब माशाल्लाह वो भी प्रमोट हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, वो जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकातें हो रही थी, जब हुई और जब वो मीडिया में आई और बहुत जब शोर मचा, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, उनकी जॉब है वो, DGISPR इज सपोज टू क्लैरिफाई द थिंग्स, अगर उसके ऊपर बात हो रही तो उन्होंने 12 मरतबा कहा, फिर प्रेस को सामने बिठा के, कि अगर आपको कोई कहता है कि फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है या इन्वॉल्व है, तो आप हमें सबूत लेके आए या आप उससे सबूत मांगें कि आप हमें सबूत दें। ठीक हो गया। फिर मोहम्मद जुबैर वाली बात पे उन्होंने बहुत पहले क्लैरिफाई किया कि जी आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने मोहम्मद जुबैर को 2 सवालात थे कि जी हमें लीगल की कुछ मदद हो सकती है, उन्होंने कहा जी कोर्ट्स में जाएं, उन्होंने कहा जी सियासी, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में जाएं। जो जनरल बाजवा साहब ने, जो मेजर जनरल बाबर उस वक्त, सॉरी, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने हमें खुद बताया टीवी पे आके। तो बात यह है कि अब आप अगर एक बात कर रहे हैं और तो वो शख्स अगले दिन अपना सियासी मार्च लेके निकल रहा है, वो अगर कह रहा है सियासत नहीं है, तो आई डोंट बाय इमरान खान आर्गुमेंट। अगर वो कह रहा है कि वो इलेक्शन नहीं मांग रहा, आई डोंट बाय दैट आर्गुमेंट। पर्सनल बेनिफिट यस है, क्योंकि अब अगर वो उसकी पार्टी दोबारा पावर में आती है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो बेनिफिट तो है। अच्छा, यहाँ पे जरा रुकिए, मैं सुलंगी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। एक तरफ से साबिक वजीर आजम की तरफ से सुलंगी साहब एक इदारे के सरबराह पे मुसलसल इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने जो ज़ाती मेरे पे इल्ज़ामात या मेरे खिलाफ जो मुहिम थी, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। पूरे इदारे को मुतनाज़ बनाया गया, और अरशद शरीफ साहब की जो बहुत अफसोसनाक मौत हुई, उसको बुनियाद बनाकर ये जो महाज़ाराई थी कि किसी और नहज की तरफ जा रही थी। आप किस तरह से देखते हैं? अनप्रेसिडेंटेड तो है, लेकिन आज खान साहब के लहजे से, उनकी गुफ्तगू से आपको लगा कि कोई असर हुआ जो असर चाह रहे थे जो हल्के हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो? नहीं जी, मैं समझता हूं कि खान साहब एक जेन्युइन फैशिस्ट लीडर है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, और तमाम तर धांधली और मीडिया मैनेज करने के बाद 2018 के इंतखाबात के बाद जब वो इक़्तिदार पर आए, बावजूद इस बात के कि उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, और उसके बाद आपने देखा कि वो इत्तेहादी उनको दिए गए या जो उन्होंने लिए, उसके बाद पूरा जो दौर है उनका 3.25 साल का जी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को एक 1 पार्टी स्टेट में तब्दील किया जाए। उन्होंने पार्लियामान को मफलूज किया, पार्लियामान की कमेटियों को मफलूज किया, एक दिन में कई दर्जन बिल जो है बुलडोज किए गए, जो वफाक और सूबों के जो ताल्लुकात थे उनको खराब किया गया, और बहुत सारे ऑर्डिनेंस जो है वो ऐसे आए जिनको कोर्ट्स ने गैर आईनी करार दिया। तो अब जब से वो इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी अनारकी पैदा की जाए कि कोई उसको संभाल न सके, और उसमें उनका जो मरकजी जो हदफ है वो शहबाज शरीफ नहीं है। अब उनका मरकजी हदफ जो है वो पाकिस्तान की फौज, इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI नाम लेकर, और उनकी अहम सरकर्दा अफराद। कोई स्टेट सीक्रेट और कौमी मफाद को इमरान खान ने अहम नहीं समझा। अब आप बाकी लोगों से ये तवक्कुर रखें कि वो डिसेंसी का मुजाहरा करें। जनरल बाजवा उनसे 11 मार्च से को कहें कि ये साइफर आया है, इसका क्या करें। इमरान खान ये तो कोई बात नहीं, कुछ होता रहता है। और उसके बाद 10-12 दिन के बाद एक कागज का टुकड़ा आप लहराएं, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो प्रेस रिलीज है उसको डिस्टार्ट करें, आप लोगों के नाम रखें, मीर जाफर, मीर सादिक, आपके पार्टी के लोग कहें कि इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका और इंडिया के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई है। आप
डर्टी हैरी के अलकाबात दें और बाकी लोगों से ये तवक्को रखें कि वो जो है वो बिल्कुल शरीफ बन के इनकी जो हरकतें हैं उसको ना जाहिर करें, तो ये एक मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। मैं आखिरी बात जो करने लगा हूँ वो ये है कि खान साहब ने लाशों से सियासत शुरू की थी, मॉडल टाउन से, फिर APS के लाशों की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। अब जो है वो अरशद शरीफ की लाश को इस्तेमाल करके आना चाहते हैं और मजीद खून खराबा चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी हो कि इसको कोई कंट्रोल न कर सके। ठीक है, ये उनका मकसद है वो आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। नज़ीर लगाड़ी साहब वो कह रहे हैं कि मैं तो पुरअमन रहना चाहता हूं, और उन्होंने पहले वो कुछ खूनी इनकलाब की बात की थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एंटरटेनमेंट होगी और बड़ी रिलैक्स माहौल में मेरे कारकुन जाएंगे, पुरअमन रहेंगे। आज उन्होंने कहा जो इलाके हमें कहे जाएंगे कि आप यहाँ तक आ सकते हैं, हुकूमत से तो खैर वो मुखातिब ही नहीं होते, ये नहीं कहते कि जो हुकूमत कहेगी, उन्होंने कहा जो अदालत हमें कहेगी, जो इलाके हमें बताएगी, हम वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। आप समझते हैं कि वो धरना देंगे लगाड़ी साहब? लेकिन दोनों सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि वो आखिरी कोशिश करेंगे। उन्होंने 5 महीने तक पूरी हुकूमत को और पूरे सिस्टम को पैरालाइज किया हुआ। उस वक्त उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी। उस वक्त जो अपने आप को अब खुद इस्टेब्लिशमेंट चूँकि खुद कहने लगे हैं, इसलिए हम भी कह रहते हैं, वरना हम बड़े एहतियात से बात करते थे। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता था कि बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। कल जिस तरह से कल इस्तेमाल हुआ और पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, अब यानी कि आर्म फोर्सेस अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट समझती हैं और उसका उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल भी किए अपने लिए। अच्छा, अगर इस्टेब्लिशमेंट पहले उनके साथ थी तो अब उसके साथ नहीं है, ये हमें लग रहा है। तो उसके बाद क्या वो अब इतना समझ सकते हैं कि वो इतनी हैसियत है उनकी, इतनी ताकत है उनकी कि वो यरगमाल बनाकर कैपिटल को बैठे रहें और स्टेट जो है इनके सामने सरेंडर कर ले? क्या रियासत इनके सामने जो है हथियार डालने जा रही है और ये जो मर्जी है मनमानी करेंगे? ये अब बड़ा सवाल है हमारे सामने। और हम ये देखना चाहेंगे कि स्टेट के इंस्ट्रूमेंट अब भी उन्हें सहूलतकारी हो रही है। ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रही है। अगर एक इदारा पीछे चला गया है तो एक और इदारा जो है वो आगे आ गया है, और वो बहुत ही आगे बढ़ कर जो है वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार से गले लगाकर वो उनको जो है साथ लेकर चल रहा है। और ये एक ऐसा ख़तरनाक रुझान है कि जो और आगे ख़तरनाक नतायज का हामिल होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद पहुँचना भी चाहते हैं और एक लंबे अरसे के लिए बैठना भी चाहते हैं। क्या लंबे अरसे तक बैठ पाएंगे? और ये इसी तरह से इस मसले को जिंदा रखेंगे। इन्होंने अप्रैल में कहा मुझे इलेक्शन चाहिए, मई में कहा इलेक्शन चाहिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको लगता है कि वो ये सारे महीने गुजर गए, सिर्फ इलेक्शन मांगेंगे और नहीं कुछ होगा? मतलब जो लोग कह रहे थे कि शायद नवंबर की जो अपॉइंटमेंट है उसका मामला हल हो जाएगा तो खान साहब की सियासत भी थोड़ी सी ठहराव का शिकार होगी, आपको नहीं लगता लगाड़ी साहब? हाँ या ना में जवाब दे दे। उनको अपनी सपोर्ट हासिल है ना। मैं अगर कोई चीज इस्टेब्लिशमेंट है तो मुनकसिम है। हम समझते थे कि उसमें बहुत से एलिमेंट्स और भी होते हैं, मीडिया भी शामिल होता है, जुडिशरी भी शामिल होती है, जुडिशरी में के बाद लोग शामिल होते हैं और आर्म फोर्सेस के कुछ लोग होते हैं, ये जाकर बनती है इस्टेब्लिशमेंट। हम ये समझा करते थे, लेकिन अब उन्होंने ओनरशिप ले लिया इस्टेब्लिशमेंट के इस्लाम में और कोई बात नहीं करते। लेकिन फिर भी जो हमारे जहन में इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत से एलिमेंट्स अब भी इमरान खान के साथ हैं। मैं ज़मीर साहब से पूछे, ज़मीर साहब कुछ बात हो रही थी अभी, खान साहब ने पिछले दिनों में कहा कि नहीं डायलॉग तो चलता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बैकडोर राब्ते रहते हैं। अब अगर वो पॉलिटिकल लोगों से हूँ तो ज़ाहिर बैकडोर की तो ज़रूरत नहीं है। सो अब साबित हो गया कि वो राब्ते किन के साथ थे जिसकी वजह से वो बैकडोर थे, बट स्टिल राब्ते अच्छी चीज़ है, बातचीत अच्छी चीज़ है। पार्लियामेंट की तरफ वापस मुड़ेंगे या सड़कों पे ही सारी सियासत उनकी मुर्तकज़? पार्लियामेंट में वापस आने वाली उन्होंने ऑप्शंस तो तकरीबन बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे साथियों ने अभी हाल ही में जब ये दोबारा इलेक्शन जीते हैं और फिर मशवरा भी दिया कि जी अभी भी देख लेते हैं, क्योंकि सारी सीटें आप अगर जीतते जाएंगे अकेले तो फ़ायदा क्या है, मतलब और फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो बात यह है कि वो तो उन्होंने ऑप्शन क्लोज कर दी है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना वो ये है कि फैसल वाडा ने परसों कहा कि जनाब मैं तो बहुत खूनी देख रहा हूँ, लॉन्ग मार्च में कोई फ़ायदा उठा सकता है और नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कहते रहे हैं, फवाद चौधरी कहते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम समझ रहे थे कि शायद लोग नहीं निकलेंगे, फिर इमरान खान डर जाएंगे, खौफ है। लेकिन मौत का खौफ किसको नहीं होता, डर तो रहता है हर एक को।
तो वो हमने देखा है कि क्राउड तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है जिस तरह वो चढ़ते जा रहे हैं। जहां पे आपने बात की ना कि क्या बैकडोर डायलॉग की, जो खान साहब ने भी बात की, ये खान साहब ने अगर 28 अक्टूबर से शुरू करके 4 नवंबर तक टाइम दिया है और जिगजैग ये जो चलेंगे, और ये जिस तरह सीढ़ी में वो जो हम सांप वाली, लूडो के पीछे एक सांप वाली गेम होती थी कि सीढ़ी पे नंबर आ गया तो सीढ़ी चढ़ गए, और अगर कहीं पे सांप के आगे डसे गए तो फिर वापस 0 पे आ गए। अब इनका भी ये इस तरह ये चल रहे हैं। अब देखना ये है कि एक तो ये टाइम इन्होंने इसलिए दिया है कि एक तो बैकडोर राब्ते रहें, बातचीत होती रहे, कोशिश चलती रहे, और दूसरा वो इनके मौकफ को मान जाएं कि जी मामलात हालात इस नहज तक चले जाएंगे कि पाकिस्तान उनका मुतहम्मिल इस वक्त नहीं हो सकता। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, और दूसरा आपके सामने सबसे बड़ी जो आफत है इस वक्त वो फ्लड्स की है, रिहेबिलिटेशन की है। अभी भी कितने लोग सर्दियों, खान साहब के लिए तो ये आफतें नहीं है, वही ना, तो मैं इसलिए तो वो बोल नहीं रहे ना, तो वो चाहते हैं कि उस पर फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा ना कि जी आपको पता भी है ये चीजें सामने हैं, तो वो इसलिए नहीं बोल रहे। तो बात ये है कि वो अब ये टाइम जो उन्होंने ये 7 दिन दिए हैं ना, तो इसमें उनकी कोशिश ये है कि ये साथ साथ ये मामला भी चलें, और दूसरा मेरा क्राउड भी बढ़ता जाएगा, वो जिस तरह बढ़ते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे जो डर खौफ है ना, वो जो मुझे लग रहा है कि ये वो लूडो के पीछे वो वाली गेम है कि नंबर तो आपके पास आया और आप सीढ़ी भी चढ़ गए, सीढ़ी चढ़ते ही अगले नंबर पे गए तो वहां पे सांप था और आप डसे गए और आप फिर स्क्वायर 1 पे ना पहुंच जाएं। ये एक है। दूसरी एक छोटी सी बात करूंगा, बात यह है कि रिस्ट्रेन हर एक को करना चाहिए, हर इदारे को भी करना चाहिए, इमरान खान को भी रिस्ट्रेन करना चाहिए कि उस तरह हाइप ना क्रिएट करें। इमरान खान इज प्लेइंग टू द गैलरीज, वो अपने वोटर को की आवाज, मतलब जो सपोर्टर है, उसको चार्ज करता है ना। he has been playing to the galleries, और जाहिर है जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें, तो पहले हमने देखे हुए हैं ना, पहले भी हम पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि जी आपने नहीं चलाने, लेकिन सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। ओए बाजवा, ओ जनाब बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, जनाब जनरल फैज साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। वो कौन कहता था? वो डायरेक्ट। उसके बाद उन पे पाबंदी लग गई थी, और खान साहब के ऊपर तो हमने इस तरह की कोई पाबंदी कभी देखी नहीं है, सिर्फ हमने लाइव को थोड़ा सा डिले कर दिया। वापस आते हैं जी, अभी भी ही इज प्लेइंग टू द गैलरीज, और इदारे कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तासुर है मेरे मेहमानों का, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुर्जा सुलंगी साहब, अब नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है कि एक तो जाहिर है वो कहते हैं ना, वो एक पत्ता था खान साहब के पास, बेसिकली वो पत्ता था लॉन्ग मार्च का, वो लॉन्ग मार्च वाला पत्ता अब उन्होंने शो कर दिया है, ही हैज़ स्टार्टेड हिज लॉन्ग मार्च। अब वो होगा क्या? ये 6-7 दिन जो बैकडोर चैनल से, अब ये लग रहा है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो तो बात ख़त्म हो गई, वो तो रोमांस था, वो अफेयर था, वो तो ब्रेकअप हो गया, वो बाकायदा डिक्लेयर हो गया पब्लिकली, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे राब्तों के इम्कानात मौजूद रहेंगे? राब्तों के इम्कानात को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो रहेंगे। लेकिन कल के वाक़े के बाद और आज जिस तरीके से जो बातें उन्होंने की हैं और जो आज़म स्वाति ने की हैं, तो उनकी कामयाबी के इम्कान जो है वो मादूम लग रहे हैं। तो इस वजह से वो कोशिश तो करेंगे, उनके जो कुछ लोग हैं कि जी राब्ते हों और कोई मामला ठंडे हों, लेकिन इमरान खान सिर्फ उस पर इन्हिसार नहीं करेंगे। इमरान खान जो है वो कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता भर जो उनको मिल रहा है उसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की आए, और वो सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और अगर वो पहुंच जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो मामला सिट इन जो है धरना वो बड़ा हो और ज़्यादा अरसे के लिए हो, और उसी के दौरान अगर कोई खून खराबी और तशद्दुद की सूरत हाल होगी तो वो उनका मकसद होगा कि उसके नतीजे में खुद इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाला जाए, और इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हुकूमत पर डालकर जो उनके मकासद हैं दो, एक अर्ली इलेक्शन और दूसरा आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उस पर असरअंदाज होने की, ये तो उनकी ख्वाहिश है। मुझे नहीं लगता कि वो उसमें उनको कामयाबी होगी, और मुझे नहीं लगता कि जो उनकी ख्वाहिश है कि जी हुकूमत डर के फ़ौरन जो है वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर ले, ऐसा नहीं होने वाला।
अच्छा, कोशिश उनकी जरूर होगी, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको उनकी कामयाबी के इम्कानात मालूम लगते हैं। ज़मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्योंकि खान साहब जहाँ जहाँ दबाव डालते रहे उनको बेनिफिट अपेरेंटली होता हुआ नज़र आता रहा है, सो उनकी अगर आप स्ट्रेटजी देखें पिछले 2-4 साल में, तो हमेशा उन्होंने दबाव से अपने लिए सियासी फ़ायदे या कामयाबियाँ हासिल की हैं। 126 दिन के धरने में क्या वो हुकूमत को हटा सके थे? नहीं, वापस चले वो गए थे। उन्होंने बयानियां तो बना ली, उसके नहीं, बाद उन्होंने देखिए, बावत करा बयानियां- दिया मुक्तदरा को कि मैं बया- हूँ मसीहा, मैं हूँ सेवियर। बयानियां बन जाना इज समथिंग एल्स। हट गए 9 अप्रैल को, हुकूमत चल रही है, असेंबली अपना मुद्दत पूरा करेगी। अभी वैसे भी बात होना शुरू हो गई है, खैर 3-4 महीने 5 महीने पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, मार्च की भी आ रही हैं बातें कि जी मार्च में भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब 2-3 चीज़ें होती नज़र आती हैं। एक तो ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब शायद इस्लामाबाद आएंगे ही नहीं, पहुँच ही नहीं पाएंगे। और क्या करेंगे? पिंडी आके बैठ जाएंगे उनकी हुकूमत है पिंडी आगे बैठ जाएंगे। बस खुदा ना खास्ता मतलब जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं ना, मतलब मैं फिर दोबारा खुदा ना खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है और कुछ बुरा हो सकता है। देखिए, अगर कहीं से आवाज निकलती है, अगर फैसल वाडा ने, चले जो भी है, वो उन्होंने कहा, पीटीआई वालों ने कहा यार उसका तो पता नहीं दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया उसको, और फिर हमने देखा लोग उसी तरह निकल रहे हैं, लोग डरे नहीं हैं। लेकिन जब कोई बात कोई कर जाता है ना और बिटवीन द लाइंस कह जाता है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि खुदा ना खास्ता शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक्सप्लॉइटर्स को आप एक टिप ऑफ भी कर देते ना। देखिए, कुछ भी मतलब अब कभी किसी ने सोचा था कि अरशद शरीफ जो है अगर मुल्क से बाहर जाएगा तो बाहर जाके मारा जाएगा? नहीं सोचा था ना। मतलब वो तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए गया था ना। 13 जुलाई को चीफ जस्टिस को लेटर लिखता है, 12 जुलाई को सदर को लेटर लिखता है कि ये खतरात हैं, तो और उसके बाद फिर वो चला जाता है। तो कुछ भी मतलब अब तो हम मतलब अभी मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए ना कि मतलब खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। दूसरी चीज़ ये कि अब फिर अगर हालात ख़राब होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर सियासतदानों के हाथ से गेम निकल जाएगी, फिर परेशानी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे लोग, गवर्नमेंट भी, इमरान खान भी और सारे इदारे रिस्ट्रेन पे आ जाएं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें। बैकडोर राब्ते, बातें, एवरीथिंग हैज टू बी सेटल्ड ऑन द टेबल। इट डजंट हैव टू बी ऑन द रोड। व्हाई? आप सड़कों पे अगर मामलात इतने अहम मामलात है ना कि एक जी हुकूमत को हटाना है, ये कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है ना कि इधर से बॉल कराई, विकेट उड़ा दी, जीत गए। नो, ये बहुत एक अहम मामला है। एक पाकिस्तान एक मुल्क है, उसकी खान साहब को यही लगता है। अच्छा, खान साहब को यही लगता है कि बॉल कराई लगारी साहब और उड़ गई हुकूमत। वो आपको पता है मैच की टर्मिनोलॉजीज और अपने आप को कप्तान और खिलाड़ी कहते हैं और मेरे खिलाड़ी ये वाली टर्म्स इस्तेमाल करते हैं लगारी साहब। लेकिन जो दोनों तरफ से, एक तरफ हुकूमत और मुक्तदरा, जहाँ वो जो पोजीशन वो ले चुके हैं, वहाँ से आपको लगता है स्टेप बैक करना इजी है? खान साहब भी बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस ले चुके हैं अपने इन इदारों पर दबाव डालने और उन पर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से। क्या कहीं कोई मिडिल ग्राउंड नज़र आती है, कोई सालिस नज़र आता है, कोई बातचीत करवाने वाला, इन पोजीशन से इन लोगों को वापस लेके जाने वाला कोई नज़र आता है आपको? देखें, दोनों में से किसी एक ने सरेंडर करना है। अब कौन सरेंडर करता है, ये बात जो है हमें पता चलेगी। क्या पाकिस्तान की रियासत सरेंडर करती है, या पाकिस्तान के रियासत के इदारे सरेंडर करते हैं, या जनाब इमरान खान साहब सरेंडर करते हैं? इसलिए कि सर सरेंडर भी बड़ा एक्सट्रीम वर्ड है। सरेंडर क्यों? मतलब लड़ाई के बाद ही सरेंडर होता है ना सर। जंग मतलब आप कह रहे हैं कि जंग है? लगारी साहब, नहीं, अब तो एक दूसरे के मद्दे मुकम्मल खड़े हुए। किसी एक ने जो है अपना फैसला करना है कि मैंने इसको वो देना है, स्पेस देना है, या इसको मैंने क्या करना है इनके साथ। ये तो इस तरह से मध्य मुकाबला आ गए ना, सामने आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरअमन हालात में। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सियासी एक्टिविटी क्या होती है? जब 17 अक्टूबर को सुबह के वक्त बेनज़ीर भुट्टो पहुंची हैं तो सुबह के 7 बज रहे थे और पूरा दिन चलता रहा। 4-5 किलोमीटर का फासला उन्होंने किया है कुछ तकरीबन 17 घंटों में। यानी वो 7 बज गए, 7 के बाद वो जो है वो सुबह के 1 बजा तो धमाका हुआ। अच्छा, इस दौरान में ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी कि कैसे किया गया।
स्टेट किस तरह से ऑपरेट करती रही है दूसरी पार्टियों के साथ। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी इमरान खान के इज्तिमा में किसी किस्म की कोई ऐसी चीज हो, लेकिन हमें पता है कि किस तरह चीजें की गई थी। उससे एक दिन के पहले का होम सेक्रेटरी का पूरा एक वो जो हैंड आउट है वो पढ़ लें। वो साफ बता रहा है कि अगर ये खत्म नहीं किया जाता, अगर ये बेनज़ीर का इस्तकबाल का मामला खत्म नहीं किया जाता तो धमाका होगा और धमाके होंगे और पुरा होगा। ये सारा कुछ पता वो किया हुआ था। तो जिनको पता होता है और 24 घंटे पहले पता, वो फिर इक़दाम करते हैं। फिर बेनज़ीर की मौत वाले दिन क्या हुआ? सुबह के वक्त DGISI मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ना जाएं जलसे में वरना आपकी जान को खतरा है। तो जान का खतरा तो नहीं खत्म किया गया, बल्कि वो पूरे का पूरा जो सिक्योरिटी प्लान था वो तहबाला कर दिया गया था। सिक्योरिटी प्लान ये नहीं था कि वो बेनज़ीर निकलेंगी मेन गेट से, तब तो उनको उल्टे हाथ पर जाना था। उल्टे हाथ पर ब्लॉक किया हुआ था और आगे जो है नारे लगाने खड़े हुए थे, और नारे कौन लगा रहे थे ये अभी तक पता नहीं चला। तो उनका हमें ये देखना है कि किस तरह से दूसरी जमातों को रोका गया, किस तरह से दूसरी जमातों को बेनज़ीर यहाँ से जब कर रही थी, हैदराबाद जलसा नहीं कर पा रही थी, वहां पर रोका जा रहा था। आगे हमारे अंदरूनी सिंध के तमाम शहरों में उन्हें रोका जा रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि हम ये कोई पैरेलल ड्रॉ करें, अल्लाह ना करे हम ऐसी बातें करें, लेकिन आप समझते हैं कि खान साहब को भी रोकने के लिए उनके साथ को बातचीत की जाएगी, उनको कहा जाएगा कि आप आगे ना आए, अगर वो पुरअमन आते हैं? कतई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि इमरान खान के सियासी प्रोग्राम में मुदाखलत की जाए। मैं ये कह रहा हूं कि यही इस्टेब्लिशमेंट माजी में क्या क्या करती रही है। ठीक है, मेरा ये अर्ज करने का मतलब है। वो कह रहे हैं जी कि हमसे वो बात करें। आप पाकिस्तान की, मैं सिर्फ एक और बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बलोचों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकती है। सिंध में अगर मसला हो तो मुज़ाकरात नहीं कर सकती है। इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, ये उनको गद्दार भी कहें, इनको जानवर भी कहें, इनको मीर जाफर भी कहें, मीर सदक भी कहें, दरवाजे खोल कर रखे होते हैं और वो बैठकर उनके साथ डायलॉग हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने आई हैं ना। ठीक है, बंगाल के साथ क्या हो रहा था? बंगाल के साथ मुज़ाकरात का ऑप्शन लिया था। चले अब वो कह रहे हैं, गारी साहब अब वो कह रहे हैं कि हमने गलतियां की हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार या साजिशी नहीं हो सकते। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब कोई आपको लगता है कोई मिडिल ग्राउंड पे वापस जाएगा सारा मामला, या इसी तरह से ये जो कहते हैं ना वो इलास्टिक को आप खींचते रहेंगे, जाहिर है वो टूट के किसी एक के मुंह पे लग जाएगा? क्या होगा? अगर इमरान खान बुरी तरह से नाकाम होते हैं, और ये अगर मैं कह के बात कर रहा हूँ, अगर वो बुरी तरह से नाकाम होते हैं तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि फिर वो अपनी पार्टी से कहें कि आप तो जाकर पार्लियामान में वापस बैठें। खान साहब अलबत्ता नहीं जाएंगे, वो किसी को भी आगे कर देंगे, शाह महमूद को कर देंगे, असद उमर को कर देंगे, लेकिन खान साहब जब तक इलेक्शन नहीं होते इस पार्लियामान में वापस नहीं जाएंगे। वो वज़ीर आज़म होते हुए लीडर ऑफ द पोजीशन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी अहम मौके आए, आपने देखा है उनकी शख्सियत को, चाहे कश्मीर का मामला हो, कोविड का हो, फेटफ का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, जितने भी क्रूशल मामला आता है, जब इंडिया ने अटैक किया तो वो बाकी लोगों को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये उनकी जहनियत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो नाकाम होते हैं तो वो बनी गाला में बैठकर चिल्ला काटेंगे, अपनी पार्टी से कहेंगे कि वो जाकर जो है वो पार्लियामान में। चलें, आपकी ये बात भी मुझे खुशाइंद लग रही है। मैं ब्रेक ले लेते हैं जी, जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में भी जारी। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में चाहूँगी आपसे सोलंकी साहब के, जो अरशद शरीफ साहब के लिए अब एक कमेटी गई है तहकीकात करने और एक कमीशन ने बनना है, कैसे आप समझते हैं कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए जितना क्यास इसके अराउंड पैदा हो गया पाकिस्तान में? बिल्कुल जी, मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो कल DGISI और DGISPR ने कहा कि वो इसके हक़ में हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह की तहकीकात हों, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या और कोई जो साख वाले इदारे हों और एक्सपर्ट्स हों IT। मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है
कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो सच है वो सामने आए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो उनके कातिल हैं उनको सजा मिले। सही। लगारी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जिस तरह से ब्लेम गेम शुरू हुई है और वो ब्लेम गेम अभी तक रुकी नहीं है, जो मुहिम है सोशल मीडिया पे वो अभी तक रुकी नहीं है इदारों के खिलाफ। खान साहब बेशक रिस्ट्रेन शो करें या ना करें, वो कहें कि मुझे मुल्क की फिक्र है इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातें हो रही हैं। नहीं, वो बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से बातें हो रही हैं, उनके अहबाब बातें कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग बातें कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग बातें कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। और वो इस सारी सूरत हाल को एक इसके इदारे के गले में डालना चाहते हैं, वो उनके ऊपर सर पर थोपना चाहते हैं। बाहर मैंने भेजा और ये खुद कहते हैं और उसके बाद उनकी जान की हिफाजत ना कर सके, ये तो ज़ाहिर एक ख़तरनाक मामला है ना कि आपने भेजा है तो दुनिया में ऐसी जगहें तो होंगी ना जहाँ पर इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता था। मुझे इस बात की हैरत है कि एक ऐसे मुल्क में कैसे चले गए। मेरे अपने दोस्त थे, बहुत ही अजीज दोस्त थे, और ज़ाहिर है हम सब के दोस्त थे, मुर्जा सोलंकी साहब के भी दोस्त थे, ज़मीर साहब के भी दोस्त थे। तो आप खुद आपके दोस्त थे, तो हमें नहीं समझ में नहीं आता है कि ऐसे मुल्क में भेजने की क्या, जहाँ पर माफियाज का वैसे ही बहुत ज़्यादा जोर होता है। और फिर दो जी वेरी के बारे में बताया गया है, अभी तक नहीं अनसेफ। जी ज़मीर, आपको क्या लगता है ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? ज़ाहिर अरशद शरीफ साहब की फैमिली का सबसे बुनियादी हक है कि वो मुतमईन हो, उनको इंसाफ होता हुआ नजर आए। मैं आज अरशद शरीफ के कुल थे, मैं वहाँ गया था और जब मैं निकल रहा था तो अरशद शरीफ की, शहीद अरशद शरीफ की वालदा के पास गया, उनके घुटनों पे हाथ रखा और मैंने कहा आंटी मैं इजाज़त लेता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे जाना है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा को इंसाफ मिल जाए, उसके बच्चों को इंसाफ मिल जाए, उसकी बेवा को इंसाफ मिल जाए, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली जो हम लोग हैं, हम सहाफ़ी, हमें इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। बस मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जो है ये बहुत ही एक बेईमाना जो है वो इकदाम है। बिल्कुल। और अरशद शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मंजे हुए सहाफ़ी थे जी। उनके तरीक़े सहाफ़त से हमको इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो उनका हक़ था सहाफ़त का, जो हमारा हक़ है सहाफ़त का, अगर ये उस हक़ पर हमला है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सामने आना चाहिए कि क्या उनको उनकी सहाफ़त की वजह से इस तरह से कत्ल किया गया है। ये फ़ैसला ज़रूरी है पाकिस्तान में आज़ादी राय को ज़िंदा रखने के लिए। अरशद शरीफ साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बात, उनकी आवाज़, उनका कलम, उनका माइक इस दुनिया में है, और जब तक ये तहकीकात शफाफ नहीं होंगी, हम सब लोग मुतमईन नहीं होंगे, उनकी फैमिली मुतमईन नहीं होगी, ज़ाहिर ये मामला ऐसे लटका रहेगा। जी तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।